करंट अफेयर एमसीक्यू के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज है 6 जून, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें से पहली न्यूज़ है कि आबू धाबी बेस एक कंपनी है जिसका नाम है मुब्डाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसने अभी हाल ही में रिलायंस जियो में 1.85% की हिस्सेदारी ली है। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे विदेशी कंपनियों ने भारत में बहुत तेज़ी से निवेश किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरानी कंपनियों में, यानी जो पहले से कंपनियां हैं चल रही हैं उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसके प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी रेट ऑन हाईवेज के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के एंड में। ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के अगले चरण में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, अटेम्प्ट करने की इन्हें कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि 14th G20 का जो 2019 का जो समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। ये हैं 3 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मक्का मस्जिद कहाँ पर है। वो मक्का मदीना वाला नहीं, यहाँ पर इंडिया में मक्का मस्जिद कहाँ पर है वो आपको बताना है। और 5वां क्वेश्चन है अरमाकोंडा माउंटेन पीक ये कहाँ पर है, ज़रा इसे बताइएगा। ये 5 क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो अब वीडियो के अगले चरण में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू। यहाँ पर पहला एमसीक्यू है, इसमें आपको बताना है कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है टूलिप। तो आपको टूलिप का फुल फॉर्म बताना है। आप पढ़िए इसको, टूलिप का फुल फॉर्म। वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, देखिए क्या है टूलिप का फुल फॉर्म। पढ़ लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो देखिए टूलिप का यहाँ पर फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ऑप्शन डी। तो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर ये है कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं और जो अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टूलिप। ये टूलिप में क्या होगा, यानी जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट हैं, इन्हें ये प्रोग्राम सिखाया जाएगा। होगा क्या, मान लीजिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो किसी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में जाकर ग्रेजुएट होने के 18 महीने के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हुई वहाँ पर जाके वो इंटर्नशिप कर सकता है। इससे उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर भी मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें उसको इंटर्नशिप में सीखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो एचआरडी और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो टूलिप में क्या है आपको समझ में आया कि ग्रेजुएट बंदे को कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको ये बताना है कि इस दिवस को कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, 5 जून, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FNO, तो जो है इसके द्वारा हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स का डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 5 जून को। 5 जून को हम लोग जानते हैं
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी हाल ही में ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी एक एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दिल्ली टू अमृतसर, यानी दिल्ली टू अमृतसर में एक एक्सप्रेसवे बनेगा जिसका नाम होगा ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे जो बनाया जाएगा ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। जी हाँ, कौन सी परियोजना, यानी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये दिल्ली टू अमृतसर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा, यानी अमृतसर से दिल्ली एयरपोर्ट तक की जो यात्रा है वो लगभग 4 घंटे रिड्यूस हो जाएगी, 4 आवर्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। इस एक्सप्रेसवे का नाम लिख लेना, कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अमेरी आई सेल्फ एक लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आपको बताना है। तो देखिए अभी हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने एक रिसर्च करके बताया है कि अमेरी आई सेल्फ ये एक पार्ट है अंटार्कटिका का। तो उन्होंने बताया है कि 2021 तक अमेरी आई सेल्फ जो कि एक पार्ट है एक अंटार्कटिका का, इसमें लगभग इसकी बाउंड्रीज में 24% का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। अर्सेनियम एल्बम 30 ये एक दवा थी जो कोविड-19 के अगेंस्ट में यूज की जा रही थी। तो अभी तक इसके कोई नए एविडेंस नहीं मिले हैं कि वह काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये एडवाइजरी जो जारी की है ये आयुष मिनिस्ट्री ने जारी की है। ठीक है, बात यहाँ पर समझना, इस दवा का नाम आपको याद रखना है। और ये दवा अभी तक कोविड-19 के अगेंस्ट में लोग मान रहे थे कि इसको कारगर साबित किया जाएगा, मतलब बहुत अच्छी दवा है और इससे कफ, डायरिया वगैरह ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन इसके कुछ पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए इसका ट्रायल अभी मना कर दिया है मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में कौन सी मीटिंग, किस तारीख को मीटिंग अटेंड की है, किस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसके लिए भी एक मीटिंग अटेंड की है। ये आपको बताना है कि कौन सी तारीख को अटेंड की है। तो देखिए ये अटेंड की गई है 3 जून को। चलिए अब हम यहाँ पर बता लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़मीनी स्तर पर ट्रांसफॉर्म लाने के लिए कुछ उपाय किए हैं, जिसमें से मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कुछ। पहला उपाय उन्होंने ये बताया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया जाएगा, जिसमें से गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ जो एसेंशियल आइटम हैं उन पर अपनी रेगुलेटरी समाप्त कर देगी। जैसे एसेंशियल आइटम के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसेंशियल आइटम्स में क्या, जैसे मान लो कोई भी चीज़ होल्ड की जा रही है, जैसे शुगर है, ओनियंस हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पर क्या करेगी, रेगुलेशन पूरी तरीके से बंद करेगी। जिससे क्या होगा, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ेगा। पल्सेस हैं, ऑयल सीड हुए, इन सारी चीज़ों पर रेगुलेटरी क्या करेगी, बंद करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए विदेशी कंपनी भी अट्रैक्ट होंगी। अगला स्टेप लेंगे कि 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर मार्केट। ये मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में किसी भी तरीके से बैरियर फ्री ट्रेड करने के लिए ये स्टेप सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप लिए जाएंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो फार्मर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, उन्हें कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और भी जो है कदम उठाए जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं जो ज़मीनी स्तर पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर में लिए जाएंगे सेक्टर्स में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बस यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 जून को मीटिंग हुई थी। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर
7 पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को भेजेगा। तो देखिए अभी हाल ही में स्पेस एक्स का एक ड्रैगन प्रोग्राम है जिसने नासा के साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। और ये जो स्पेस एक्स का जो कमर्शियल स्पेस ट्रैवल है ये पहली बार लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से, यानी यूएस से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्पेस एक्स ने पहला काम किया है जो कमर्शियल स्पेस में कमर्शियल जो है स्पेस ट्रैवल कराया है 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ फंड इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये जो फंड इम्प्लीमेंट किए हैं ये कौन से स्टेट को किए हैं, तो उड़ीसा, मेघालय, असम, किसके लिए किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डी, यानी ऑप्शन डी में क्या होगा, सभी, उड़ीसा, मेघालय, असम, सभी के लिए सरकार ने फंड इम्प्लीमेंट किए हैं। एक और नाम इसमें लिख लीजिएगा, बिहार। ठीक है, जी हाँ, बिहार के लिए भी फंड एलोकेट हुआ है। तो है क्या जल जीवन मिशन, हम लोग जानते हैं जल जीवन मिशन ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसका मिशन है कि 2024 तक, लिख लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है, 2024 तक क्या किया जाएगा, सभी के घर में यानी रूरल सेक्टर्स में सभी के घर में पेयजल की व्यवस्था हो। ठीक है, पेयजल की व्यवस्था हो, इसलिए ये जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, 2024 तक टारगेट है। तो इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ फंड प्रोवाइड कर रही है, जिससे हर घर में, हर हाउस होल्ड्स में यानी 100% वाटर सप्लाई हो, जिसके अंतर्गत ये मिशन है कि पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति हर दिन लगभग 55 लीटर की उपलब्धता हो सके पानी की। ये सरकार का मेन एम है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द आपको याद रखना है, यानी उड़ीसा, मेघालय, असम और बिहार के लिए कुछ फंड एलोकेट किए हैं। अमाउंट कितना है वो आपको कुछ याद रखने की खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन और ये टारगेट जरूर याद रखना है, यानी 2024 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ने भी हाल ही में जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की कौन सा स्टेप लिया है, यानी इसका कौन सा चरण है इस बार का। तो देखिए अभी गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें उसने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के तहत उसका 5th यानी पॉलिसी जारी की है 2020 के अंतर्गत। तो 2020 में एक नई पॉलिसी होगी, और ये नई पॉलिसी क्या करेगी, इसमें ऑनलाइन किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करें, हम न्यू फील्ड कम्युनिकेशन को किस तरीके से बढ़ाएं, इन सभी चीज़ों पर बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे अगले स्टेप पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। हम लोग जानते हैं करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक ही जाना होता है। अब क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, कोई भी छोटे कारोबारी हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर घर बैठे क्या कर सकते हैं, यानी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट हम लोग जानते हैं, ये करंट अकाउंट जो है किस तरीके से उद्योग जगत के लिए होता है। तो उद्योग यानी जो बिजनेसमैन है वही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो करंट अकाउंट पे हम लोग जानते हैं ये स्टेप किसने लिया है, ये इंडसइंड बैंक ने लिया है। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है कि करंट अकाउंट खोलने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत आप घर बैठे यानी करंट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा इसमें एक क्वेश्चन बताइएगा आप। क्वेश्चन ये है किस तरीके से, यानी जो करंट अकाउंट है इसमें ब्याज कितना % गवर्नमेंट की तरफ से यानी बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि करंट अकाउंट जो होता है उसमें बैंक की तरफ से कभी भी कोई ब्याज नहीं दिया जाता, यानी 0% का ब्याज होता है। लेकिन उल्टा जो है यानी कस्टमर से, यानी कस्टमर मान लो कोई है, उस कस्टमर से बैंक क्या लेती है, हर साल सर्विस चार्ज के तौर पर कुछ अमाउंट लेती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है
कि अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ एक फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम है सॉफ्ट POS। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मास्टर कार्ड के साथ उन्होंने एक जो है इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है, पॉइंट ऑफ सेल्स, और इसका नाम क्या रखा है? सॉफ्ट पॉस, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यानी जैसे मान लो आप किसी मर्चेंट के पास जाते हैं, कोई दुकानदार है, सपोज दैट एक दुकानदार है जिसका नाम ए है, तो ए के पास आप जाते हैं और ए के पास आपके पास मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड मतलब आपको एक पास जो है एक ATM कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसको दिखाए बिना आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल टर्मिनल से ही इसको ये पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टर्मिनल्स पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द स्मार्टफोन्स। ये चीज़ याद रखें आपको। बात समझ में? एक फिर से आपको सही उदाहरण से समझा देता हूँ। कोई दुकानदार के पास आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड दिए बिना आप अपने मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसके POS मशीन्स में। तो ये एक नई सुविधा है, सॉफ्ट पॉस इसका नाम है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि गेल ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो MOU है यानी ये जो एग्रीमेंट है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ESSL। यानी ESSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ESSL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसने अभी हाल ही में गेल इंडिया यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, और ये ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में काम करेंगे, जिससे यानी हमारी जो बिजनेस है उनको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड की जा सके, इस पर ये काम करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने मानुषी चिल्लर्स, रोहित शर्मा और हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है, इसका सही नाम है क्या? एडिडास। एडिडास ने किया है मानुषी चिल्लर और उसके बाद रोहित शर्मा और हिमा दास, यानी इनको क्या किया है, अभी हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा आप, रणबीर है ना, रणबीर कपूर। तो इसमें जो है एक नाम और जोड़ लीजिएगा। आगे बात कर दें यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में PPE वियरर्स जिसका नाम है सुमेरु पैक्स ये डेवलप किया है? तो देखिए इसका नाम है सही ऑप्शन DRDO ने ये डेवलप किया है, ठीक है। अब है क्या ये? देखो जो PPE यानी ये जो हम लोग कोविड-19 के समय आपने देखा होगा डॉक्टर्स या पेशेंट्स वगैरह जो पहने रहते हैं, इससे क्या होता है कि उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं रहती। तो उसको कंफर्टेबल कराने के लिए DRDO ने जो है एक नया PPE जो है डेवलप किया है जिसका नाम है सुमेरु पैक्स। और ये सुमेरु पैक्स क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पहले से कंफर्टेबल होगा और उनको ब्रीथिंग लेने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ये वेतन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। इन्होंने भी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इसका नाम है क्या? मेरा वेतन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आपको क्या? मेरा वेतन। ये एक ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप क्या करेगा, यानी उन्हें जानकारी देगा अपने सैलरीज के बारे में, ठीक है। तो आज के इस MCQ पार्ट में इतना ही। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 14th G20 की समिट कहाँ पर हुई थी? तो देखिए 14th G20 की जो समिट हुई थी वो
हुई थी ओसाका में। ओसाका कहाँ पर है? ये है जापान में, जापान में, ठीक है। अच्छा, इस G20 समिट का थीम क्या था? तो थीम था ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट एंड हेल्थ, ठीक है। तो इतना बड़ा थीम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। अगला है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये एमपी में। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए एमपी में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, नाम उनके ना बताइए, सिर्फ टोटल नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है, कितने हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है मक्का मस्जिद कहाँ पर है? तो मक्का मस्जिद है देखिए हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। और ये मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। और ये कुली कुतुब शाह, इन्होंने चार मीनार का भी निर्माण कराया, और चार मीनार भी कहाँ है? ये भी हैदराबाद में ही, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अरामा कोंडा माउंटेन पीक, ये कहाँ पर है? तो ये है देखिए ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट। और कौन से स्टेट में? तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। अब हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी। देखिए पहला इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि मुबडाला इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में रिलायंस जियो में 1.85% की हिस्सेदारी ली है। तो ये हिस्सेदारी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनियों में आ रही है। जब कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में तो उसको हम लोग बोलते हैं, दो तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला है कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वह होता है जो किसी नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो किसी पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेशी कंपनियों के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन फील्ड में आ रहा है, ठीक है, यानी जो पहले से कंपनी यहाँ पर चल रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन फील्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो थोड़े से अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा यहाँ पर थोड़े से हार्ड हैं, और लैंड एक्विजिशन वगैरह में भी काफ़ी समस्या होती है। इसलिए इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस सेक्टर्स में या फिर ब्राउन फील्ड कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन पर, अगले न्यूज़ पर बात करेंगे जिसका कैंपेन लॉन्च किया गया है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ट्रायल्स में। इसमें क्या है, इस कैंपेन में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, जो ह्यूमन और एनिमल्स की मृत्यु दर को कम करने के लिए, यानी इनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए हाईवेज़ पर हम कुछ ब्लैक स्पॉट बनाएंगे, और इस ब्लैक स्पॉट को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और जहाँ पर घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑन एन एवरेज माना जाता है कि हर साल लगभग 5 लाख लोग जो हैं एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। तो इन सभी को क्या किया जाए, इनकी मृत्यु दर को कैसे घटाया जाए, इसके लिए कुछ ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और वहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरीके से कुछ सुधार किए जाए, मेजर्स लिए जाए, मेडिकल सर्विसेज को अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाए, इस पर काम करेंगे। एनिमल्स की देखिए डेथ वहाँ पर होती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आता है। तो फॉरेस्ट एरिया पर किस तरीके से मेजर लिए जाएं, वहाँ पर किस तरीके से सुधार किए जाए, ऐसा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक प्लान बनाया है कि हम वो एरिया को आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और उस एरिया में कौन कौन से व्हीकल किस किस टाइम पर अलाउ हुए कि क्या होगा, इस तरीके से प्लान इसमें लिया जाएगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।